Good morning, students. I am Dr. Ranjit Punia, Associate Professor History, श्री B.R. मिर्धा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। छात्रों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से या उपयोग से हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि वो कौन सी सामग्री है जिसके उपयोग से हम भारतीय इतिहास को विस्तार से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के समय में इतिहासकारों के पास ऐसी कोई सामग्री या ऐसा लेखन नहीं था जिसके उपयोग से क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सके। उस समय के इतिहासकार पारलौकिक जीवन के बारे में ज़्यादा लिखते थे, लौकिक जीवन के बारे में कम लिखते थे। लेकिन मध्यकालीन आते आते इतिहासकार लौकिक इतिहास के बारे में ज़्यादा लिखने लगे। वो जिन राजाओं के, शासकों के संपर्क में रहते थे, नेचुरल है वो उनके संरक्षण में रहते थे, तो हो सकता है उन्होंने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण इतिहास भी लिखा हो। लेकिन हम कई ग्रंथों के माध्यम से सही जानकारी निकाल सकते हैं। तो छात्रों, मैं आपको ये बता रहा था कि वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: ऐतिहासिक सामग्री और पुरातात्विक सामग्री। ऐतिहासिक सामग्री में तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं और पुरातात्विक सामग्री में शिलालेख, स्तंभलेख, मंदिरों, मस्जिदों, स्मारकों, महलों में उत्कीर्ण लेख, सिक्के, ताम्रपत्र, पीपल के पत्र जिन पर ये इतिहास लिखा जाता था, पांडुलिपियाँ हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सी सामग्री है जिसके माध्यम से हम मध्यकालीन इतिहास को जान सकते हैं। तो छात्रों, अब हम मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोतों को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत और दूसरा है मुगलकालीन इतिहास को जानने का स्रोत। साथियों, मध्यकालीन इतिहास और सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के लिए हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में लेखन सामग्री मौजूद है और लेखन सामग्री उस समय के अरबी और फ़ारसी इतिहासकारों की ज़्यादा है जिन्होंने अरबी और फ़ारसी में लेखन लिखा। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की लेखन सामग्री भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा उस काल के सिक्के, स्मारक, शिलालेख, स्तंभलेख, मंदिरों, दुर्गों, मस्जिदों में उत्कीर्ण लेख, बहुत सी सामग्री हमारे पास है। सबसे पहले हम जिस ग्रंथ की चर्चा करेंगे उस ग्रंथ का नाम है चचनामा। चचनामा की रचना अरबी भाषा में की गई थी। बाद में इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में मोहम्मद अली कूफ़ी द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। हमें जानकारी मिलती है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक दाहिर को हरा के सिंध पर अधिकार कर लिया। मुसलमानों के आक्रमण से पहले के सिंध के इतिहास के बारे में भी इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है।
इस ग्रंथ को तारीख़ हिंद या तारीख़ सिंध भी कहा गया है। तो मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब हम आते हैं अगले ग्रंथ पर, 2 नंबर। अगला ग्रंथ है तारीख़ मासूमी। इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के आक्रमण तक का इतिहास लिखा गया है। तो ये भी मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम उल्लेख करेंगे वो है तारीख़ यामीनी। इस ग्रंथ का लेखक है उतबी। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और उसके साथ में भारत आया था। इस ग्रंथ में हमें महमूद गजनवी के जीवन, घटनाओं और इतिहास की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, मध्यकालीन इतिहास या सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी के लिए अगला जो ग्रंथ है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसका नाम है तारीख़ुल हिंद या किताबुल हिंद। इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी खुरासन का रहने वाला था। इसका जन्म 970-71 में हुआ था और यह महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के समय आया था। इसने तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में लिखा है। साथ ही महमूद गजनवी के जीवन काल, घटनाओं और इतिहास को भी इसमें उल्लिखित किया है। विद्यार्थियों, अल-बरूनी एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। वह अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत, ज्योतिष, गणित, दर्शन आदि का भी बहुत बड़ा विद्वान था। उसने इस संबंध में बहुत सी पुस्तकें लिखी और जहाँ तक प्रकांडता और विद्वत्ता का प्रश्न आता है तो इसने बहुत सी पुस्तकें लिखी और यह अपने समकालीन इतिहासकारों से इस मामले में बहुत ही आगे है। अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ताजुल मासिर। इसका लेखक है हसन निज़ामी। हसन निज़ामी भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मध्यकालीन इतिहासकार रहा है। इसका जन्म खुरासन के निशापुर में हुआ था और यह मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के समय यहाँ आया था। इसने 1192 से लेके 1228 तक का बहुत ही ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण इतिहास लिखा है। यह ग्रंथ मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में बहुत ही विश्वसनीय जानकारी देता है और मध्यकालीन इतिहास जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यार्थियों, अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है तबकाते नासिरी। इस ग्रंथ की रचना मिन्हाजुद्दीन सिराज ने की थी। यह मुसलमानों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मनुष्य के जन्म से लेके 1260 तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में हमें इल्तुतमिश, सुल्तान नासिरुद्दीन और बलबन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इस जानकारी के माध्यम से हम मध्यकालीन इतिहास को जान सकते हैं। छात्रों, अगला जो ग्रंथ है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है खज़ाइनुल फतूह या तारीख़ अलई।
इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ारसी कवियों में अमीर खुसरो सर्वश्रेष्ठ फ़ारसी कवि और इतिहासकार था। उसने अनेक रचनाएं की जिसके माध्यम से हम मध्यकालीन इतिहास को जानते हैं। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में 1253 में हुआ था। वह अनेक मध्यकालीन शासकों के दरबार में राजकवि के रूप में रहा। वो 1290 से लेके 1325 तक राजकवि रहा। वह जलालुद्दीन खलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक राजकवि के पद पर रहा। बलबन के समय उसे एक बार मंगोलों ने पकड़ लिया था, लेकिन वह अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से वहाँ से छूट के आ गया था। खज़ाइनुल फतूह या तारीख़ अलई में उसने अलाउद्दीन के समय का इतिहास लिखा है। उसने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों, उसकी विजयों, उसके आर्थिक सुधारों और उसके अन्य कार्यों के बारे में उसने लिखा है। तारीख़ अलई के अलावा अमीर खुसरो ने कई अन्य पुस्तकें लिखी, जिनके नाम में मिफ्ता उल फतूह, तुगलकनामा, नूह सिपहर, आशिका, कीरान उस सादैन और अन्य कई पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी। मिफ्ता उल फतूह में अमीर खुसरो जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन करता है। यह पुस्तक उसने 1291 में लिखी। तुगलकनामा में वो गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास का वर्णन करता है और गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार से अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और खलजी शासन को उखाड़ फेंका, और उखाड़ फेंकने के साथ ही उसने तुगलक वंश की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आशिका। आशिका पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के शासक की पुत्री देवल देवी के प्रेम का वर्णन है। इसके अलावा उन्होंने कीरान उस सादैन नामक पुस्तक लिखी जो उन्होंने 1289 में लिखी। तारीख़े विद्यार्थियों, अगली पुस्तक या ऐतिहासिक ग्रंथ जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसकी रचना तत्कालीन इतिहासकार बर्नी ने की है। यह ग्रंथ मुख्यतया गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक के बारे में है, जिनका बर्नी समकालीन इतिहासकार था। इसके अलावा इस ग्रंथ में बलबन के राज्यारोहण से फ़िरोज़ तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। बर्नी ने ही एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम है फतवा-ए जहांदारी। फतवा-ए जहांदारी में बर्नी ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मसलन राजा के क्या अधिकार होते हैं, सुल्तान के क्या कर्तव्य होते हैं, सुल्तान को प्रजा की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से उसने एक मोरल या नैतिक बातें उसमें करी है। तो इस दृष्टि से यह ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और ग्रंथ तारीख़ फ़िरोज़ शाही के नाम से लिखा गया है जिसका लेखक शम्स-ए-शिराज़ अफ़ीफ़ है। उसने फ़िरोज़
तुगलक के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिरोज़ के समय की ऐतिहासिक घटनाओं, कार्यकलापों का वर्णन किया है। यह ग्रंथ विस्तृत रूप से फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में हुई घटनाओं और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करता है। अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम जानेंगे उसका नाम है फतूहाते फिरोज शाही। यह सुल्तान फिरोज़ तुगलक की जीवनी है, आत्मकथा है। इसे स्वयं सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने लिखा था। इस ग्रंथ में फिरोज़ तुगलक अपने आदर्शों, अपने कार्यों और उस समय जो उसने नवाचार किए थे उनके बारे में वो लिखता है। फिरोज़ तुगलक के इतिहास को जानने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। छात्रों, अगला ग्रंथ जिसकी चर्चा हम करेंगे उसका नाम है फतूह उस सलातीन। फतूह उस सलातीन की रचना भी एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार अबू बकर इसामी ने की है। इस ग्रंथ में उन्होंने महमूद गजनवी से लेके मोहम्मद तुगलक तक के समय के इतिहास की जानकारी हमें दी है। यह ग्रंथ बहमनी वंश के संस्थापक बहमन शाह को समर्पित है। छात्रों, अगला ग्रंथ जिसके बारे में हम जानेंगे या चर्चा करेंगे उस ग्रंथ का नाम है रेहला या किताबुल रेहला। इसकी रचना इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को या टैंजियर का रहने वाला था। वह अपने विषय का और इस्लामी सिद्धांतों, कानूनों का बड़ा ही अच्छा जानकार था, विद्वान था। वह 1333 में भारत आया था। उसकी इस्लामी विषयों पर पकड़ के कारण तत्कालीन शासक मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली सल्तनत के काजी के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उसने बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कार्य किया। बाद में वह ज्ञान की खोज में चाइना चला गया। चाइना की यात्रा करके पुनः वह मदुरै आया। मदुरै हमारे भारत के तमिलनाडु प्रांत में स्थित है, वहाँ आया। उसके बाद वहाँ से वो मक्का चला गया। उसने हज की यात्रा पूरी की और हज यात्रा पूरी करके वह 1349 में पुनः मोरक्को चला गया। उसने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिसके माध्यम से हम भारत के इतिहास को लिखने में या कहें कि अनबायस्ड होकर लिखने में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। छात्रों, अगला ग्रंथ जिससे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक है इतिहासकार याह्या बिन सरहिंदी। इसने मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद वंश तक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी दी है। अगला ग्रंथ है मखज़न ए अफ़गानी। इसका रचनाकार था ख्वाजा नियमतुल्ला। ख्वाजा नियमतुल्ला इसका रचनाकार था। इस ग्रंथ में हमें लोदी वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लोदी वंश के समय में हुई घटनाओं, अभियानों, क्रियाकलापों, गतिविधियों की इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। छात्रों, अगला और अंतिम ग्रंथ है तारीख़ दाऊदी। इस ग्रंथ का रचनाकार था अब्दुल्ला बहलोल लोदी का
समकालीन इतिहासकार था। इसने बहलोल लोदी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो छात्रों, मध्यकालीन इतिहास जानने के ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे उन पर हमने चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। इन ग्रंथों के माध्यम से हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास की रचना कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो अपना लेसन होगा या वीडियो होगा उसमें मुग़ल काल के इतिहास के बारे में जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अलविदा। थैंक यू।